नॉनवेज की लड़ाई कल तक जेएनयू तक पहुंच गई है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर मेस में नॉनवेज परोसने के मुद्दे पर लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच जमकर बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक झड़प मामूली बात पर 6 छात्र इसमें जख्मी हो गए हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के बाहर रामनवमी पूजा हो रही है, मेस में बवाल मचा है और साथ ही किस तरीके से जेएनयू के वसंत कुंज थाने की ओर लेफ्ट विंग के छात्रों का मार्च किया जा रहा है। एबीवीपी के छात्रों ने भी विरोध में मार्च किया। मामले को शांत करने के लिए डीन ने दोनों खेमे के छात्रों के साथ डिनर किया। देखिए पूरी खबर। फिर जेएनयू कैंपस में झड़प हुई। छात्रों के बीच पत्थर चले। पुलिस के सामने हाथापाई हुई। छात्रावास के अंदर मारपीट हुई। एक दूसरे पर छात्रों ने हमला किया। कई घंटे के बवाल में लेफ्ट विंग और राइट विंग के कई छात्र जख्मी हो गए। ये पूरा मामला क्या था और क्यों ये हिंसा हुई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देर रात की ये तस्वीरें देख लीजिए। देर शाम तक जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में झड़प हुई। फिर उस झड़प के बाद आधी रात तक प्रदर्शन चला। तमाम बवाल लेफ्ट विंग और अन्य छात्रों के बीच हुआ। फिर दोनों ओर से जेएनयू कैंपस में विरोध मार्च किया गया। एक दूसरे पर हमले के बाद दोनों तरफ के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले जेएनयू कैंपस में एआईएसए, एसएफआई और लेफ्ट विंग के अन्य छात्र मार्च करने लगे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने हमले का आरोप एबीवीपी पर लगाया। इन्होंने कैंपस में मार्च का विरोध जताया। कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। कहा कि एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। तस्वीरें जारी कर लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर निशाना साधा और मार्च करते हुए वसंत कुंज थाना पहुंचे। वहां पुलिस से हमला करने वालों पर एक्शन की मांग की। किस तरीके से महिला स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई। एक स्टूडेंट अख्तरिस्ता जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे उनके आंख के पास चोट लगी है, और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे। दूसरी ओर एबीवीपी छात्रों ने भी कैंपस में विरोध मार्च निकाला। देर रात बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के मौके पर पूजा में शामिल थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। रविवार को हुए बवाल के बाद देर रात डीन सुधीर प्रताप सिंह कावेरी हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डिनर भी किया और उनसे बात कर विवाद खत्म करने की कोशिश की। राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और
और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि जेएनयू में आखिरकार ये हंगामा क्यों हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और किस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये समझ लीजिए। लेफ्ट विंग के छात्रों का ये कहना है कि मेस में नॉनवेज परोसने पर एबीवीपी के छात्रों ने बवाल किया। इस पर एबीवीपी ने कहा कि लेफ्ट ने नॉनवेज का बेवजह मुद्दा घसीटकर रामनवमी पूजा में व्यवधान डाल दिया। लेफ्ट विंग ने एबीवीपी के छात्रों पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया, जबकि एबीवीपी का कहना है कि मेस विवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको एबीवीपी का पूरा बयान दिखा देते हैं। एबीवीपी के मुताबिक दोपहर लगभग 3:30 बजे कावेरी हॉस्टल के बाहर रामनवमी पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन लेफ्ट के बवाल की वजह से पूजा शुरू होने में शाम 5 बज गए। एबीवीपी के मुताबिक नॉनवेज का मुद्दा रामनवमी पूजा में खलल डालने के लिए रखा गया। इसका एबीवीपी से कोई लेना देना ही नहीं था। उधर लेफ्ट विंग का यह कहना है कि नॉनवेज का मुद्दा एबीवीपी ने छात्रों से मारपीट के जरिए बदला लेकर निकाला। एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है, हालांकि लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है, ये मेडअप इशू है ताकि विद्यार्थी परिषद को बदनाम किया जा सके, ताकि इस कैंपस में जो उनको एक गिरती लोकप्रियता है उनके साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एबीवीपी का नाम आप बदनाम कर दो। आप एबीवीपी के घर में अकेले मत देखिए, इस देश के संस्कृति को देखिए। मीट खाया जाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी था। और इस बात को लेके जेएनयू में बवाल खड़ा करने वाला कौन था? एबीवीपी। मेस मैनेजर को कौन धमकी दिया? एबीवीपी। जो वेंडर आया उसको धमकी कौन दिया? एबीवीपी। मेस सेक्रेटरी जिसको कौन मारा? एबीवीपी। और इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं इस पूरे बवाल से जुड़ी हुई, कैसे एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र अब नारेबाजी कर रहे हैं, बयान अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। हंगामा पूरे जेएनयू में कल देर रात से ही चल रहा है। रामनवमी का वो मौका जब नॉनवेज बनाने को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुआ, बवाल हुआ और उसमें कई छात्र घायल हो गए। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, ज्यादातर बवाल जेएनयू की उपज होते हैं और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई छात्रों के मुंह जुबानी ये सुनने को मिल रहा है कि जानबूझकर रामनवमी के दिन कैंपस में नॉनवेज परोसा गया ताकि वहां पर बवाल हो। इस बात में कितना दम है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात में बिल्कुल एबीवीपी का कहना है कि इस बात में दम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरोप प्रत्यारोप इस तरह से होते हैं कि बाहरी लोग अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि कल जेएनयू में जिस तरीके से खूनी झड़प हुई थी लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों के बीच, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा दखलंदाजी की, जेएनयू कैंपस के अंदर दाखिल हुई। अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लेफ्ट विंग की तरफ से जो शिकायत दी गई थी उस मामले में अब जेएनयू जो दिल्ली पुलिस है उसने एफआईआर भी दर्ज कर ली है अलग अलग आईपीसी सेक्शन में। एबीवीपी ने भी शिकायत दी है, बहुत मुमकिन है कि जल्दी उनकी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन जिस तरह से कल हंगामा हुआ था उसके बाद 11:30 बजे यहीं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, एबीवीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जबकि जो लेफ्ट विंग के जेएनयू के छात्र हैं वो जेएनयू से पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेंगे। तो ऐसे में जो कल पूरी घटना हुई थी उसकी सरगर्मी आज भी यहां पर दिखाई देने वाली है। जमकर यहां पर बवाल होने की, खासतौर पर मार्च निकालने की पूरी संभावना है, क्योंकि 11:30 बजे यहां एबीवीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। वहीं लेफ्ट विंग का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने, कुछ बाहरी लोगों ने आकर जेएनयू में मारपीट की है। 2 साल पहले भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि काफी प्रतिष्ठित ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ पर न सिर्फ बवाल होता है, पहले विचारों की यहाँ पर लड़ाई होती थी, लेकिन अब वो विचारों की लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई है, मारपीट होती है। स्टोन पेल्टिंग की तस्वीर भी आज तक के पास मौजूद है कि कल किस तरीके से सबसे पहले एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि रामनवमी की पूजा हो रही है, उसमें लेफ्ट विंग जो है दखलंदाजी कर रहा है, जबकि लेफ्ट विंग के लोगों का आरोप था कि जो एबीवीपी है वो नॉनवेज फूड वो
खाने से रोक रही है। न सिर्फ खाने से रोक रही है बल्कि बकायदा एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया कि जो एक वेंडर था उसको भी रोकने की कोशिश की है और वीडियो एविडेंस भी दिया। तो दोनों ही, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, सभी के अलग अलग आरोप है। वीडियो एविडेंस तस्वीरें भी दी जा रही हैं। लेकिन सबसे दुखद ये है कि इसी जेएनयू कैंपस में कल खूनी झड़प भी हुई है जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और शायद यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस भी इस मामले में कूद पड़ी है। चूंकि कूदना ही पड़ा, कल जिस तरीके से यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, बकायदा दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल हुई, बीच बचाव किया और अब लेफ्ट विंग के शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं एबीवीपी की तरफ से भी शिकायत दी जा रही है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद उनकी शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज हुई हो। लेकिन इन सब के बीच जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है नेहा, वहां की जो गरिमा है वो दिन हर साल दर साल वो धूमिल हो रही है। क्योंकि पहले यहाँ पर विचारों की लड़ाई होती थी लेकिन ऐसा नहीं होता था कि छात्र आपस में भिड़ जाए। लेकिन अब तो यहाँ पर बकायदे पत्थरबाजी होती है, लाठी डंडे चलते हैं और ऐसी तस्वीरें कल देखने में एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रामनवमी पर ये बवाल जेएनयू के अंदर मचा और उसके बाद देश के अलग अलग शहरों में भी रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल देखा गया। सबसे ज्यादा हिंसा की खबर झारखंड के लोहरदग्गा से आई, जहां उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया। इसके बाद कई गाड़ियां फूंक दी गईं। कुछ ऐसी तस्वीरें हावड़ा, साबरकांठा, आणंद और अन्य शहरों में दिखाई दी जहां शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। वहां जमकर हिंसा हुई। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन रामनवमी पर झारखंड के लोहरदग्गा में मर्यादा टूट गई। आरोप है कि लोहरदग्गा के हिरही गांव में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और फिर देखते ही देखते विवाद की आग भड़क गई। पूरे बवाल में कई लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले को संभालने के लिए प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। तमाम धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। झारखंड के पड़ोसी सूबे पश्चिम बंगाल से रामनवमी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखिए, उपद्रवी भाग रही हैं, पुलिस दौड़ रही है, बीच बीच में आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। ये हावड़ा का इलाका है। विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली थी। आरोप है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के पीएम बस्ती के इलाके में किसी ने पथराव कर दिया। इसके बाद भयंकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कांच के बोतल फेंके, कुछ बाइक को आग के हवाले भी कर दिया। पूरे बवाल में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। रोड से मार रहा है, चापर से मारा, हमको रोड से मारा, तलवार से निकाल के मार रहा है। पुलिस प्रशासन निकम्मा हो गई है और चापर चल रहा, गोली चल रहा वहाँ पे। हम लोग आ रहे हैं भी गार्डन, श्री रामनवमी का भी दूसरा रैली हम लोग का निकला 3 बजे का। हाँ, और पुलिस प्रशासन चुपचाप, 1 सेकंड, पुलिस प्रशासन चुपचाप खड़ा होकर देख रही है और वहाँ गोली और चापर चल रहा है और यही गोली और चापर। मामले की नजाकत को देखते हुए इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीर गुजरात के साबरकांठा की है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बवाल मचा है। सड़कों पर रोड़े बिखरे हुए हैं और पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ रही है। साबरकांठा के हिम्मतनगर के छापरिया इलाके में वीएचपी की रामनवमी में कथित पथराव के बाद पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र में तब्दील नजर आया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। रामनवमी पर गुजरात के आणंद जिले का खंबात जंग का मैदान नजर आया।
आरोप है कि खंबात के शक्करपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद 2 गुटों में बवाल शुरू हुआ। सरदार टावर के पास उपद्रवियों ने 3 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। खंबात और आणंद जिले की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के बड़वानी शहर को राम नाम के जयकारे से गूंजना था, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि धर्म के नाम पर यहां भी बवाल मचा है। सड़कों पर बिखरे ईंट के रोड़े और पुलिस का मार्च, ये तस्वीर बता रही है कि शहर में सब कुछ ठीक नहीं है। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में पथराव हुआ। थाना प्रभारी सहित कई लोग इस उपद्रव में जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने यहां बाइक को आग के हवाले कर दिया। धार्मिक स्थलों में भी तोड़फोड़ हुई। जली हुई बाइक, पुलिस की गश्त। ये तस्वीर कर्नाटक के कोलार की है। रामनवमी पर बवाल यहां भी हुआ है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि उपद्रवी ताकतें इस एकता में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। बात रामनवमी के मौके पर गुजरात के 3 शहरों में हुए बवाल की करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे आणंद, साबरकांठा और द्वारका की। कहीं रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव के बाद उपद्रव हुआ, तो कहीं कथित रूप से झंडे जलाने के आरोप को लेकर हंगामा बरपा। साबरकांठा, द्वारका और आणंद की ये तस्वीरें। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें द्वारका से आई और साथ ही साबरकांठा से। वहां पर इस वक्त क्या माहौल है और प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है माहौल को नियंत्रित रखने के लिए? जी देखिए नेहा, ये पूरा मामला कल से हुआ है, जब साबरकांठा के हिम्मत नगर में और आनंद के खंबाट में ये जो रथ यात्रा निकाली गई थी और रथ यात्रा के ऊपर पथराव का आरोप लगा है, उसके बाद जो 2 समुदाय के बीच में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई है, मैं आपको बता दूं, ऐसी जो झड़प हुई है कि लोगों ने एक दूसरे पर ऐसे पथराव किए हैं, लाठियां चलाई है, आगजनी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। साबरकांठा की अगर जो मैं बात करूं तो वहां पर 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, वहां पर एसपी है वो भी घायल हुए हैं, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है, लोगों के बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी है। वहीं अगर जो हम बात करें आनंद के खंबाट की, वहां पर तो ऐसी हिंसक झड़प हुई है नेहा कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और यहां पर एक तरीके का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स और एसआरपी की जो कई टीमें हैं इन दोनों इलाके में मौजूद है। तीसरी घटना की अगर जो बात करें तो ये देवभूमि द्वारका से आ रही है, जहां पर रामनवमी के दिन पर जो झंडे लगाए थे उसको जलाने के जो कुछ वीडियोस है वो सामने आए थे। अब ये सच में वीडियोस कल के हैं कि वो ये नहीं पता, लेकिन वो वीडियोस वायरल होने के बाद 2 समुदाय के बीच में जबरदस्त हिंसक झड़प हुई है। अब तमाम सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियोस चल रहे हैं, पुलिस की यही अपील है कि जो रूमर्स होते हैं उसे ना फैलाए। कल देर रात में जो होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी और गुजरात के डीजीपी के बीच एक बहुत लंबी देर रात तक बैठक चली है। तमाम एसपी वहां पर मौजूद थे, शांति बनाने की अपील की जा रही है। जो तमाम जो पुलिस फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है और कई सारी जो टुकड़ियां है पुलिस की, वो मौके पर मौजूद है, लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रही है। फ्लैग मार्च हो रहा है, शांति बनाने की अपील की जा रही है और हालात पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ, एहतियातन धारा 144 भी लगाई गई है।
बिल्कुल बिल्कुल, 2 इलाकों में एहतियातन तौर पे धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि आप देखिए कि तमाम जो दुकानें थी, गाड़ियां थी, उनको भी जलाया गया है और बीच सड़क पर इस तरीके के दंगे देखने मिले हैं कि एकदम हालत बेकाबू थे। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, फिर भी भीड़ पर काबू नहीं पाया गया। देर शाम तक जो थे हालत में कुछ बहुत तक नियंत्रण लाया गया, लेकिन तमाम जो समुदाय के जो आला अधिकारी है, जो टॉप लीडर्स है, उनको भी बुलाकर और जो तमाम एसपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन सब की जो मीटिंग्स फिलहाल चल रही है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि खास तौर पे जो जिस तरीके के सोशल मीडिया पर अगर जो ऐसे कुछ वीडियोस है, कुछ मैसेजेस है, उनको ना चलाए, उनको उन पर ध्यान ना दे, ऐसे मैसेजेस को आगे ना बढ़ाए और शांति की लगातार अपील की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से गुजरात के अलग अलग जिलों से ऐसी जो वारदातें सामने आ रही है, इसके लिए हाई लेवल की मॉनिटरिंग की जा रही है और जबरदस्त बैठक करके इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर पाकिस्तान की, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद पाकिस्तान में साझा विपक्षी दल सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष अपने नेता का चुनाव करेगा। इस बीच संसद की लड़ाई हारने के बाद इमरान खान सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने उतर गए हैं। इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन किया, जिसमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इमरान खान नेशनल असेंबली में विश्वास की लड़ाई तो हार गए, लेकिन संसद की लड़ाई को अब वो सड़क पर जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इमरान खान के समर्थन में इस्लामाबाद की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। गली गली में शोर है। इमरान समर्थक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहे थे। बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। इमरान के समर्थन में समर्थकों की नारेबाजी से पूरा इस्लामाबाद गूंज रहा था। इंशाल्लाह जो आखिरी फैसला होगा वो अवाम का होगा। इस जमहूरी निज़ाम में जो आखिरी आवाज होगी वो अवाम की होगी और अवाम की आवाज जो है वो इमरान खान है। 174 members have recorded their votes. इमरान खान की सरकार रविवार तड़के बहुमत परीक्षण के दौरान गिर गई थी। रविवार को करीब 13 घंटे के मैराथन सत्र के बाद तड़के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ था, जिसमें इमरान बहुमत हासिल नहीं कर पाए। शहर शहर इमरान के समर्थन में प्रदर्शन हुए। ये तस्वीर लाहौर की है। पार्टी के झंडे और समर्थकों से पूरा इलाका पटा नजर आया। कराची की भी तस्वीर देख लीजिए। मोबाइल टॉर्च ऑन कर लोग इमरान के प्रति अपना समर्थन जताते नजर आए। रैली में एक शख्स अपने 1.5 महीने की बच्ची को लेकर पहुंच गया था। उसको लेके आ गए हम लोग। ये 20-22 दिन की है। जज्बा रखते क्यों लेके आए आपने? सर दिल किया है, खान साहब ने कॉल दी तो हम लोग आ गए। ये देखिए खान साहब से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। अब रावलपिंडी की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पीटीआई के शेख रशीद रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के दौरान चौकीदार चोर है के नारे लगे। नेशनल असेंबली में तो इमरान ताकत नहीं दिखा पाए, लेकिन रैलियों के जरिए वो सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज साझा विपक्ष औपचारिक रूप से पाकिस्तान के नए पीएम का ऐलान करेगा। पीएमएनएल के शहबाज शरीफ रेस में सबसे आगे हैं। आज तक ब्यूरो। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।
और इस बीच बड़ी खबर यूक्रेन की, जहां पर 47वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग की तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन के डिनेप्रो में रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें रूसी फौज का करीब 13 किलोमीटर लंबा काफिला दिखाई दे रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस 47वें दिन डिनेप्रो में बड़े हमले की तैयारी, ये अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि अब डिनेप्रो में रूस सबसे बड़ा हमला कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी फौज का ये लंबा चौड़ा काफिला दिख रहा है, जिसके आधार पर ही डिनेप्रो में बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। 13 किलोमीटर लंबा ये रूसी फौज का काफिला है। तो यूक्रेन में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। माइकोलीव में जोरदार धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के 11 हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा यह है कि जंग में रूस के 22,000 सैनिकों को भी यूक्रेन की फौज ने मार गिराया है। तो दोनों तरफ से दावे तबाही के किए जा रहे हैं। कभी रूस कहता है कि हमने यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कभी यूक्रेन ये दावा करता है कि हमने रूसी सैनिकों को मार गिराया है। अलग अलग शहरों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन का रूस के 11 हमले नाकाम करने का ये दावा सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब तक 22,000 सैनिक नेस्तनाबूद किए हैं यूक्रेनी फौज ने। तो 47वां दिन आज युद्ध का, और बीते 46 दिन में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। कई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। रूस को लगता था कि उसकी ताकत के आगे यूक्रेन नतमस्तक हो जाएगा, मगर यूक्रेनी रूस के सामने डटकर खड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये आग कब बुझेगी। पता नहीं कहां थमेगी ये बर्बादी की दास्तां। पता नहीं कब रुकेगा शहरों के खंडर होने का सिलसिला। पता नहीं कब बंद होगा इमारतों का यूं मलबे में बदल जाना, लोगों का यूं बेघर होकर बदहवास होकर भागना। पता नहीं। एक एक करके 46 दिन बीत गए। हर बीतते दिन के साथ रूस और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। वो पूरा दम लगाकर यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन की फिजा में बारूद की गंध खोल दी है। आलम यह है कि कब कहां कौन सी मिसाइल गिरे, कब कहां कौन सा इलाका खंडहर में तब्दील हो जाए, कुछ नहीं मालूम। बूचा में रूस ने जिस तरह का नरसंहार किया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, मगर रूस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस ने वैसा ही नरसंहार होस्टुमेल और बोरोदियानका में भी किया। रूस के सैनिकों ने ठान लिया है कि उनके सामने जो भी आएगा मारा जाएगा। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फाइटर प्लेन Su-30 और Su-35 बर्बादी बरसा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया है कि उन्होंने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। इधर रूस ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूस ने बताने की कोशिश की है कि उसने मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मारियुपोल वो जगह है जहां रूसी सैनिकों ने जमकर तांडव किया, मगर यूक्रेन का दावा है कि उसने भी मिकोलेव में रूसी सेना को करारा जवाब दिया है। ये तस्वीर है रशियन फोर्सेस किस तरह से निस्तनाबूद हो रहे हैं यूक्रेन की सरजमी पे। जिस ट्रक पे हम खड़े हैं ये रशियन ओराल मिलिट्री ट्रक है जो क्रूज मिसाइल्स लेके जा रहा था। जी हाँ, दक्षिण छोर में मिकोलाइव के बाहरी इलाके में लगातार घमासान लड़ाई चल रही है। और आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रक की तस्वीर। पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से इसको एयर रेड्स के जरिए इसको बॉम्ब किया गया है। बोनेट खुला है, पूरी तरह से ये जला हुआ है और अस्त व्यस्त ध्वस्त। यही तस्वीर है इस मिलिट्री क्रूज मिसाइल ट्रक की, जो कि क्रूज मिसाइल्स लेके जा रहा था। लगातार यहाँ पे क्रूज मिसाइल्स के जरिए तबाही मचाई जा रही थी। और आप देखिए,
अब बात महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध की करेंगे। एमएनएस कार्यकर्ताओं का विरोध अब शिवसेना के दफ्तर तक पहुंच गया है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से कह दिया गया कि हम देख लेंगे। जमकर हो रहा है मंदिर मस्जिद, जमकर हो रहा है हिंदू मुसलमान, जमकर हो रहा है हनुमान चालीसा और अजान। जिस पार्टी की नींव ही हिंदुत्व के आधार पर रखी गई हो, हिंदुत्व के नारे और हिंदुत्व के सहारे ही जो पार्टी आगे बढ़ी हो, उसी हिंदुत्ववादी शिवसेना के दफ्तर सेना भवन के सामने राज ठाकरे की पार्टी के नेता हनुमान चालीसा बजाने पहुंचे थे। राम रथ नाम से एक टैक्सी पर रामनवमी का पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को दिखाया गया और पहुंच गए एमएनएस के कार्यकर्ता शिवसेना दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा बजाने। मगर क्यों? एमएनएस के नेता से ही सुनिए। शिवसेना ने हिंदुत्व कब का छोड़ दिया है। बाला साहब की पूरी जिंदगी में बाला साहब ने जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी को विरोध किया, उनके साथ वो जाके सत्ता में बैठे हैं और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, तो उनको जगह करने के लिए का ये भी एक प्रयास है। तो राज ठाकरे की पार्टी के नेता शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने पहुंचे थे। मगर हनुमान चालीसा अभी शुरू ही हुई थी कि मुंबई पुलिस ने चालीसा रुकवा दी। जिस टैक्सी को राम रथ बनाया गया था, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। एमएनएस के जो नेता हनुमान चालीसा बजाने पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये बात आदित्य ठाकरे तक भी पहुंची कि चाचा ने लाउड स्पीकर भिजवाया था, हनुमान चालीसा बजवाया था और पूरी कोशिश की थी कि शिवसेना को उनका हिंदुत्व याद दिलाया जा सके। लेकिन चाचा पर भतीजे आदित्य ने करारा हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। हमारा हिंदुत्व सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सियासी तौर पर देखें तो आदित्य ठाकरे सही ही कह रहे हैं। मौजूदा दौर में महाराष्ट्र में राज ठाकरे का वजूद महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी का केवल एक विधायक है। मात्र 2.25% मत ही एमएनएस को मिले थे। मराठी बनाम बाहरी का नफरती मुद्दा उठाकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखा था। शुरुआत में उन्हें इस मुद्दे ने फायदा भी पहुंचाया था, मगर बीतते वक्त के साथ यह मुद्दा फेल हो गया और राज ठाकरे सन्नाटे में चले गए। अब एक बार फिर राज ठाकरे की हुंकार सुनाई पड़ी थी हिंदू नववर्ष वाले दिन। उन्होंने इस बार मराठी और गैर मराठी का मुद्दा न उठाकर हिंदू मुसलमान का मुद्दा चुना था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाने वाली अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे का यह मुद्दा भविष्य में उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह ऐसे ही हनुमान चालीसा बजाते हैं और हिरासत में चले जाते हैं। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए। इस बार भी मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दोबारा सत्ता संभालने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार मरीन ले पेन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार को पहले दौर की वोटिंग हुई। इस चुनाव में राष्ट्रपति मैक्रों और उनके धुर विरोधी दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन समेत कई उम्मीदवारों ने रविवार को मतदान किया। साथ ही इस चुनाव में आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जो कई मायनों में अहम है। मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों दोबारा कुर्सी पर काबिज होने के लिए मैदान में उतरे हैं।
वहीं उन्हें सबसे बड़ी टक्कर दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन से मिल रही है। लेकिन वहीं फ्रांस की जनता का मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों को पूरा समर्थन मिलता भी दिखाई दे रहा है। Je vote Macron et j'espère que beaucoup de gens le feront parce que j'ai très peur des extrêmes, du clown Zemmour et de Marine Le Pen। बता दें, रविवार को हुए पहले दौर की वोटिंग में किसी प्रत्याशी को 50% या इससे अधिक वोट नहीं मिलता है, तो पहले दौर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच एक रन ऑफ 24 अप्रैल को किया जाएगा और उसके बाद के नतीजे ही फ्रांस का भविष्य तय करेंगे। वहीं सर्वे के मुताबिक राष्ट्रपति पद की दौड़ में राष्ट्रपति मैक्रो 26% के साथ सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर मरीन ले पेन है। मरीन को 25% लोग पसंद करते हैं। इसके बाद जीन लियो 17% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। मतलब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को फिर से चुने जाने का रास्ता लगभग तय है, लेकिन मरीन ले पेन भी कम नहीं है। वो भी इस चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। चीन के शंघाई में कोरोना वायरस की वापसी से हालात बिगड़ गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। शनिवार को महज एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। फिलहाल शंघाई में सख्त लॉकडाउन है, बावजूद इसके कोरोना महामारी बेकाबू होती जा रही है। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना की रफ्तार थम गई है और जनजीवन सामान्य हो चुका है, लेकिन चीन कोरोना वायरस की नई लहर से जूझ रहा है और यहां हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। सबसे खराब हालत देश के सबसे बड़े शहर शंघाई में है, जो कि कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में शंघाई प्रशासन अस्थायी अस्पताल बनाने में जुटा है। शंघाई शहर में हालात कितने ज्यादा खराब हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज एक दिन में 22,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि किसी के मौत की खबर नहीं है। 到8号的24点，累计筛查9527万人次，已经完成检测的样本，累计检出阳性感染者9.44多万人。 फिलहाल शंघाई में सख्त लॉकडाउन है और लाखों लोगों को उनके घरों में ही कैद कर दिया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जारी है। बता दें कि चीन के वुहान से ही 2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। शुरुआत में चीन कोरोना महामारी को नियंत्रण करने में सफल रहा। हालांकि अब यहाँ कोरोना वायरस विकराल रूप धारण करता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन सरकार संक्रमित लोगों की संख्या जो बता रही है, उससे कहीं ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लंबे समय से चीन पर कोरोना से संक्रमित लोगों का सही जानकारी न देने का आरोप लगता रहा है। आज तक ब्यूरो।